हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का LIDI सेट सॉल्विंग के अंदर कैट 2024 के लिए। तो ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे सेट्स जिनको ब्राउनी सेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर ब्राउनी सेट हर बार आ रहे हैं। जैसे कि सबको पता होगा 4 सेट आ रहे हैं DILR के सेक्शन के अंदर। उसके अंदर से हमेशा एक ब्राउनी सेट होता है जो कि सॉल्व करने में बड़ा इजी होता है, बट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है और बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं पहला सेट पढ़कर। इस वजह से वो लोग ऐसे सॉर्ट नहीं सॉल्व कर पाते। ऐसे ही सेट्स को लेकर आए हैं सेकंड पार्ट के अंदर आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है। 4 फैमिली डिसाइड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ वन ऑफ देयर कलीग्स। 4 फैमिली ने डिसाइड करा कि अपने एक कलीग की शादी में जाएंगे। ठीक है। 1 फैमिली हैज नो किड्स। 4 में से एक फैमिली की 0 किड्स है। while the other have at least 1 kid each। ठीक है, बाकी बची हुई 3 फैमिली के पास एक एक किड तो है ही, मतलब एक एक बच्चा उनका है ही। हो सकता है कि 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो। ठीक है, बट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट एक कम से कम ईच फैमिली विथ किड्स हैज एट लीस्ट 1 किड अटेंडिंग द मैरिज। तो मतलब यानी कि जो 0 किड वाली फैमिली उसको छोड़ के 3 किड वाली फैमिली जो अटेंड करेगी मैरिज, उनका एक एक बच्चा कम से कम आएगा मैरिज के अंदर। गिवन बिलो इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली एंड हु रीच्ड व्हेन टू अटेंड द मैरिज। ठीक है, आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो एक टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। 4 फैमिली है तो कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया इस चीज के ऊपर। हस्बैंड यहाँ पे नाम लिखेंगे, हस्बैंड के यहाँ पे वाइफ के नाम से लिखेंगे, यहाँ पे किड्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। द फैमिली विथ 2 किड्स केम जस्ट बिफोर द फैमिली विथ नो किड्स। मतलब 2 बच्चों वाली फैमिली थी, वो 0 बच्चों वाली फैमिली से जस्ट पहले आई। पहला हमको पॉइंट ये पता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लेते हैं। शांति हु डज नॉट हैव एनी किड, मतलब 0 किड वाली जो फैमिली है उसके अंदर वाइफ का नाम क्या है? शांति। ये भी हमको पता है। Who does not have any kid reached just before श्रीदेवी फैमिली। अब यहाँ पे जो फैमिली आएगी, मतलब 0 किड वाली फैमिली के बाद आई, उसमें से वाइफ का नाम श्रीदेवी है, ये हमको पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सुनील एंड हिज वाइफ रीच लास्ट विद देयर ओनली किड। अब इतने पॉइंट से हमको क्या पता चल रहा है कि जो 4th आया था उसमें हस्बैंड का नाम तो सुनील है, ये हमको पता चल गया। एंड ओनली किड यहाँ पे दिया हुआ, तो एक बच्चे के साथ आए। ठीक, अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है? अनिल इज नॉट द हस्बैंड ऑफ जोया। ठीक है, अनिल जोया का हस्बैंड नहीं है, तो ये हमको नोट करके चलना है। ठीक है, 4th पॉइंट क्या दिया है? अनिल एंड राज आर फादर्स। कोई अभी काम की चीज नहीं। श्रीदेवी एंड अनीता डॉटर्स गो टू द सेम स्कूल। हमारे ये 2 पॉइंट बाद में काम है। ठीक है, अभी तक हमारे किसी काम के नहीं, हमको ये नहीं पता करने में फायदा दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। जोया केम बिफोर शांति। ओके, शांति ये रही, जोया जस्ट उससे पहले आई। जोया जस्ट उससे पहले आई। ठीक है, एंड मेट अनीता वेयर शी रीच द वेन्यू। एंड मेट अनीता व्हेन शी रीच द वेन्यू, मतलब जोया जब वेन्यू पहुंची तो अनीता वहीं पे थी, तभी तो मिली, वरना मिलती नहीं। तो जोया से पहले कौन आनी चाहिए? अनीता। जोया से पहले अनीता आनी चाहिए। अब बच्चों बेसिकली कई बार क्या होता है कैट के अंदर कि हम इतने ज्यादा टेंस्ड रहते हैं, हम इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके होते हैं कि हम इंग्लिश ही नहीं समझ पाते, सिंपल इंग्लिश। कई बच्चे इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में क्या कर लेते हैं? जोया केम बिफोर शांति एंड मेट अनीता व्हेन शी रीच द वेन्यू। इसको अगर 2 पार्टों में पढ़ोगे, एंड मेट अनीता व्हेन शी रीच द वेन्यू का मतलब ये हो जाएगा कि अनीता जब वेन्यू पहुंची तब वो जोया से मिली। इस पॉइंट का तो ये भी मतलब निकल सकता है। बट अगर पूरी लाइन को एक साथ पढ़ोगे, जोया केम बिफोर शांति एंड मेट अनीता व्हेन शी रीच द वेन्यू, तो इससे समझ में आएगा कि जोया जब पहुंची तब अनीता वहां पे ऑलरेडी थी, इसलिए तो मिली वो उसको जाती।
तो हमको ये चीज क्लियर हो गई कि सबसे पहले अनीता आई, फिर जोया आई, फिर शांति आई, फिर श्रीदेवी आई। यहाँ पे लिख लेते वाइफ में अनीता सबसे पहले, देन जोया आई, देन शांति आई, देन श्रीदेवी आई। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। रमन स्टेज फारदेस्ट फ्रॉम द वेन्यू। रमन सबसे दूर रहता है वेन्यू से, ये इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि रमन सबसे दूर रहता है तो सबसे आखिरी में आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना। रमन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए सेंटेंस दिया। राज सेड हिज सन कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम। राज ने कहा कि उसका लड़का इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसका एग्जाम था। ठीक है, अब हमको 3 हस्बैंड पता करने हैं। और हाँ, एक और चीज मैं जो भूल गया, यहाँ पे 0 किड आएगा, यहाँ पे 2 किड आएगा जो है, यहाँ पे एक तो है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो है ही क्योंकि हमको बिफोर पैराग्राफ में ये चीज दी हुई थी गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, अनिल, राज एंड रमन। ये 3 मेल बचे, इन तीनों को यहाँ पे फिट करना फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि सुनील तो फिट हो चुके हैं भाई साहब। ठीक है, अब पॉइंट ये है, रमन नाम यहाँ से आया, कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि रमन कहाँ से आया सर। ठीक है, अब ये दो जो है ये फादर्स हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। फादर्स होने का मतलब क्या होता है कि उनके पास किड है, तो वो थर्ड पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकते। तो थर्ड पोजीशन पे कौन आ सकता है? अकेला रमन। ठीक है जी, रमन आ गया थर्ड पोजीशन पे। अब बचे ये दो, अनिल और राज। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अनिल जोया का हस्बैंड नहीं है, मतलब यहाँ अनिल तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल। ठीक है, तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा अनिल। अब सिर्फ राज बचा, तो राज ऑब्वियसली जोया का हस्बैंड हो गया। ये एक पूरा कंप्लीट टेबल हमारे पास बनकर आ चुका है। इसी टेबल को हमने कॉपी करा है और आगे जाके उस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व। हु अमंग द फॉलोइंग अराइव थर्ड? थर्ड कौन कौन आए थे? रमन और शांति। तो शांति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द करेक्ट पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। राज एंड शांति नहीं, सुनील एंड श्रीदेवी। सुनील श्रीदेवी यस। सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब बी आंसर मिल गया तो डायरेक्ट आगे बढ़ो। टाइम क्यों वेस्ट करना, कैट टाइम का ही तो खेल है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर हुज डॉटर गो टू द सेम स्कूल। ओके, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि श्रीदेवी एंड अनीता डॉटर गो टू द सेम स्कूल। श्रीदेवी एंड अनीता नाम याद रखना है। ठीक है, श्रीदेवी एंड अनीता। अब इन दोनों के हस्बैंड कौन है? अनिल और सुनील। अनिल सुनील, अनिल सुनील। ठीक है, ये रहा सी ऑप्शन मिल गया आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हुज फैमिली इज नोन टू हैव मोर देन 1 किड फॉर सर्टेन। किस फैमिली के एक से ज्यादा बच्चे होने हैं, ये तय है। तो वो कौन है? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे 1 प्लस था, चांसेस थे। ठीक है, बट यहाँ पे 2 तो क्लियरली दिख रहा है ना, 1 से ज्यादा। तो राज एंड जोया इज द आंसर, एंड राज इज द ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राज इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के बेटा ब्राउनी सेट्स आते हैं कैट के अंदर, DILR के अंदर, बट बच्चे उनको डीमोटिवेट होकर सॉल्व नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना कम टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, अगर आप ये समझ पाए कि कौन सा सेट आपके लिए सही है और कौन सा सेट आपके लिए गलत। ठीक है, अगले सेट के ऊपर आ जाते हैं। ये भी एक ब्राउनी सेट ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से। ठीक है, इन 8x8 चेस बोर्ड अ क्वीन प्लेस्ड एनीवेयर। ठीक है, 8x8 का चेस बोर्ड होता है, ये तो सबको पता रहेगा, और मेरे को ये लगता है कि सबने एक कहीं भी ना कभी अपनी लाइफ में चेस खेला होगा। A queen placed anywhere can attack another piece if the piece is present in the same row or in the same column or in a diagonal position in any possible 4 directions। यहां से लेके यहां तक का मतलब हम समझाते हैं। ये तो सबको पता होगा जिन्होंने भी खेला है चेस, कि क्वीन जो है वो अपने ऊपर, अपने नीचे स्ट्रेट, अपने राइट, अपने लेफ्ट और चारों दिशाओं में डायगनली अटैक कर सकती है, नो डाउट इन द सेम रूम। ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर पीस इन बिटवीन इन द पाथ फ्रॉम द क्वीन टू दैट पीस। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक एलिफेंट है जिसको हम हाथी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
क्वीन को हाथी को मारना है तो उसके बीच में अगर कोई पीस होगा तो वो हाथी को नहीं हिट कर पाएगी, मतलब यानी कि क्वीन जंप नहीं कर सकती। ठीक है, ये बताना चाहे। द कॉलम्स आर लेबल्ड A to H लेफ्ट टू राइट एंड द रोज आर नंबर्ड 1 to 8 बॉटम टू टॉप, मतलब कॉलम और रोज को दे दिया है। द पोजिशन ऑफ अ पीस इज गिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो लेवल। फॉर एग्जाम्पल पोजिशन C5 मीन्स दैट द पीस इज इन सीथ कॉलम एंड फिफ्थ रो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊं, जैसे G6 है तो उसका कॉलम नंबर जो रहेगा वो G रहेगा एंड जो रो नंबर रहेगा वो उसकी 6th रहेगी। G कॉलम के अंदर 6th जो रो रहेगी उसकी वो रहेगी। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से। If the queen is at C5 and the other pieces at position C2, G1, G3, G5 and A3. Okay, queen is at, क्वीन कहां पे है रे बाबा? क्वीन है C5 पे। ठीक है, स्टार से डिनोट करेंगे क्वीन को हमेशा। एंड द पीसेस कहां पे? C2, G1, एक C2, एक G1, G3, G5 and A3. How many are under attack by the queen? There are no other pieces on the board. क्वीन जो है, जो ये है मोहतरमा है, ये कितने पीसेस को अटैक कर सकती है डायरेक्टली? हमको ये सब नॉर्मल से पूछा तो ये सबको दिख रहा होगा एक, ये सबको दिख रहा होगा दो, ये सबको दिख रहा होगा तीन डायगनली, मैंने बोला था ना डायगनली मार, एंड ये चार डायगनली। अगर आप चार करेंगे तो चारों को ये अटैक कर पा रही है, बट इन भाई साहब को नहीं कर पा रही, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन के ऊपर। If the other pieces are only at position A1, A3, B4, D7, H7 and H8. Okay. फिर से वही A1, A3, B4, D7, D7, H7 and H8, H7, H8. Then which of the following position of the queen result in the maximum number of pieces being under attack? तो मतलब क्वेश्चन में ये पूछा करा है कि इनमें से जो खाली स्पेसेस हैं इनमें से क्वीन को कहां रख सकते हैं कि वो मैक्सिमम जो ये 6 हैं पीसेस इनके ऊपर अटैक कर सके, मैक्सिमम को एक जगह से। तो बच्चों देखो टोटल 64 है, प्रोबेबिलिटी निकालने बैठे एक एक की लेकर, तो 40 मिनट का जो पेपर है वो 4 घंटे का भी हो जाएगा, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। इसका नॉर्मल सी एक ट्रिक है, ऑलवेज यूज ऑप्शंस। पहले F8 को लेके चलते हैं। F8 अगर क्वीन यहां पे है स्टार बना के तो कितनों को अटैक कर पाएगी? 1 एंड 2। इसको नहीं कर पाएगी क्योंकि जंप नहीं कर सकती, तो डायरेक्टली तो वो सिर्फ 2 को कर पा रही है। ठीक है, लिख लेते हैं 2 को कर पा रही है, अब इनको मिटा देते हैं। ठीक है, A7 का देख लेते हैं। A7 अगर यहाँ पे क्वीन है तो एक इसको डायरेक्टली कर पाएगी, एक इसको डायरेक्टली कर पाएगी, और किसी को नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ से आगे जंप नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी 2 है, तो इससे तो ये क्लियर होगा कि ये दोनों ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये मैच कर गए। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। C1 यहाँ पे अगर क्वीन होती तो कितनों को अटैक कर पाती? 1, 2, उसके अलावा नहीं। ये भी सिर्फ 2 को ही अटैक कर पा रही है, तो ये भी क्लियर हो गया सी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर तो डी है। बट इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ऐसे तुक्के में नहीं बोलूंगा। आंसर डी हो गया। ठीक है, अब डी कौन सी पोजीशन है? D3। यहाँ पे अगर क्वीन है तो किस किस को अटैक कर पाएगी देख लेते हैं। 1, 2 एंड ये 3, ये 3 को अटैक कर पा रही है, तो D3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने बैठते कि सर यहाँ पे रखोगे तो इसको भी मारेगी, इसको भी मारेगी, इसको भी मारेगी, बट वही तो है, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आंसर भी निकाल लोगे। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने एक सेकंड वेट कीजिए, आपने यहाँ पे क्वीन को रखा एग्जांपल के लिए, यहाँ पे भी मारेगी, यहाँ पे भी मारेगी, यहाँ पे भी मारेगी, 3 तो मिल गए, बट ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक एक की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालनी? इसलिए ऑप्शंस उठाओ ऐसे क्वेश्चंस के अंदर और डायरेक्टली सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इफ द अदर पीसेस आर ओनली एट पोजीशन A1, A3, सेम ऑप्शन है, अच्छा क्वेश्चन अलग है, ऑप्शन सेम है। A1 पर है, ठीक है, A3 पर है, ठीक है, B4 पर है, ठीक है, D7 पर है,
H7 पर है एंड H8 पर है. Then from how many position the queen cannot attack any of the pieces? क्वेश्चन मजेदार है, ध्यान से देखना. क्वेश्चन में ये पूछा है, ये पीसेस यहाँ पे रख दिया, अब इनमें से कितनी ऐसी पोजीशंस हैं पूरे चेस बोर्ड पे कि क्वीन जिनसे जहां पे भी रख दो, मतलब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे रखा तो कितनों को अटैक कर रही है, यहाँ से एक को अटैक कर रही है, इसको भी दो को अटैक कर रही है. ऐसी कितनी पोजीशन है जहां से वो किसी को अटैक नहीं कर सकती, 6 में से 6. अब इसको निकालने का तो सिर्फ एक ही तरीका बनता है. इसको निकालने का सिंपल एक ही तरीका है कि नॉर्मल सबको लेके उनके पीसेस को, उनकी जो रोज है और कॉलम्स है और डायगोनल्स है उनको कट करते चलो. जैसे इनको कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी क्वीन को रखा तो वो तो डायरेक्ट इसको टारगेट कर ही लेगी. इसकी भी कट कर दो, यहाँ पे रखा तो इसको टारगेट कर लेगी. इसके डायगोनल भी कट करना पड़ेगा ना, डायगोनल कट कर लो. नेक्स्ट पीस पे आ जाते, इस पे इसको कट कर दो, रो कट हो गई. कॉलम भी कट करना रहेगा. डायगोनली ऊपर तो पूरा कट है बट नीचे बचा हुआ है, नीचे भी पूरा कट कर दो. ठीक है, थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं, इसके ये रो कट करनी पड़ेगी. कॉलम कट हो गए, डायगोनल नहीं कट हो गए, डायगोनल कट हो गए, डायगोनल कट हो गए. ठीक है, ऑलमोस्ट हो गए इसके सारे. ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो इसके ये कट होंगे, ये कट होंगे, दोनों डायगोनल कट होंगे, डायगोनल भी सारे कट गए. इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो इसके लिए ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा. इसके लिए इधर सारा कट है ही, इधर डायगोनल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. ठीक है, इस पॉइंट पे ले जाते हैं, ये भी कट जाएगा. इसके लिए डायगोनल भी सारे कटेंगे. अगर अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ जो कॉलम बच रहे हैं वहीं पे आप क्वीन प्लेस कर सकते हो. एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा एंड एक ये रहा. मतलब टोटल कितने कॉलम्स हैं? 4. 4 इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बहुत इजीली आंसर मिल रहे हैं हमको. लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट. सपोज द क्वीन इज ओनली पीस ऑन द बोर्ड, मतलब क्वीन पूरे बोर्ड पे अकेले एंड इट इज एट पोजीशन D5. D5 पर है क्वीन, यहां पर है. इन हाउ मेनी पोजीशन कैन अनदर पीस बी प्लेस्ड ऑन द बोर्ड सच दैट इट इज सेफ फ्रॉम द अटैक फ्रॉम द क्वीन. अब तुमको एक पीस लेना है, तुमको बोर्ड पे ऐसे पोजीशन पर रखना है, ऐसी किसी जगह पर रखना है कि वो क्वीन से सेफ रहे. इसको सॉल्व करने के दो तरीके. ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा. पहला ये है कि वो काउंट कर लो जहां पे क्वीन अटैक नहीं कर पा रही, या फिर माइनस कर लो 64 में से जहां पे क्वीन अटैक कर पा रही है. ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं. अभी क्वीन यहां पर है तो क्वीन किस किस पॉइंट पे अटैक कर पाएगी पहले वो देखते हैं. ठीक है, किस किस पॉइंट पे अटैक कर पाएगी? ये 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 ये. ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड हो गया. अब डायगोनल काट दो, इधर काट दो, इधर काट दो. अब ये सारे बच गए. अब जो बच गए उनको काउंट कर लो, उनको काउंट कर लेते हैं. चलो फटाफट से, टाइम लेंगे नहीं ज्यादा आपका. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, टोटल 36 बन रहे हैं. ये आपका राइट आंसर आ गया. अब इसका दूसरा तरीका, मैं खाली स्पेस छोड़ के मैंने क्या दूसरा तरीका बताया था, जिन पे क्वीन अटैक कर सकती है टोटल में से माइनस कर दो. ये सबको पता है टोटल 64 होते हैं, माइनस एक क्वीन की तो खुद की प्लेस होगी भाई. ठीक है, क्वीन की तो प्लेस है, उस पर तो रख ही नहीं सकते तो वो तो माइनस करनी है. उसके अलावा कितने गिन लेते हैं, पहले ऊपर देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर नीचे 7 हो गए. फिर इधर कर लेते हैं, रो में 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 ऐड कर दो. फिर डायगोनल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7. ऐसे वाला डायगोनल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, क्लोज कर दो. 64 माइनस एक क्वीन की तो एक प्लेस है बट वो तो काउंट होगी, तो ये हो जाएगा 7 into 4. 64 माइनस 28 दैट इज 36. किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, आंसर वही आने वाला है आप लोगों का. 36 इज द राइट आंसर. इसी तरीके के ब्राउनी सेट्स आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं.
DILR के अंदर पूछे जाते हैं। कैट 2024 के अंदर भी पूरे चांसेस हैं कि इन टाइप के क्वेश्चन आए और उसके अंदर आपको एक ब्राउनी सेट मिल जाए, क्योंकि आपने एक सेट सॉल्व कर लिया, आपने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपके 90 परसेंटाइल हो गए, 90 परसेंटाइल आ गए। जो कैट का टॉपर होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 12 क्वेश्चन यानी कि 2.5 सेट सॉल्व कर पाता है। ऑल ओवर इंडिया टॉपर की बात करो, 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, बल्कि आप 2 सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना बहुत था आज के सेकंड पार्ट के लिए। आने वाले समय में थर्ड पार्ट भी आता रहेगा। एंड मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा, www.catmock.com के ऊपर आपको 10 कैट के मॉक, 5 एनमेट के मॉक, 5 स्नैप के मॉक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। फटाफट जाओ, रजिस्टर करो और मॉक्स लगाओ, बिल्कुल रियल बेस्ड मॉक है। और इस बार का कैट 2024 IIM कैलकाटा बना रहा है, तो उसी बेसिस के ऊपर इनको मॉक्स को डिजाइन करा गया है, ताकि आप उन पेपर को समझ पाओ कि किस तरीके के पेपर को आने के ज्यादा चांसेस हैं। एंड ये हमारा नवरात्रे ऑफर है, इसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। जैसे ये नवरात्रे एंड होंगे या आपके लिए चार्जेबल रहेंगे, तो अपने आप को रजिस्टर करो, फ्री मॉक्स दीजिए एंड अपने आप को फेवरेट आपका MBA कॉलेज देखिए। थैंक यू सो मच।